हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का 15th चैप्टर है जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये जो चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बच्चा ये जो चैप्टर है इसका मैंने वन शॉट न्यूमेरिकल्स का भी और वन शॉट एमसीक्यूज का भी और वन शॉट थियरी का भी बना के ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर डाला हुआ है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आप लोग प्लीज 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 वो सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका जो बेसिक्स है एकदम क्लियर हो जाए, आपको फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम विविड शार्प एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो देखने के बाद ये देखने का कोई मतलब बनता है बिकॉज ये तो सीईटी का पीवाईक्यूज का लेक्चर है। तो यहां पर ब्रह्मास्त्र सीईटी बैच में हम लोग जो सीईटी में क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे पहले मैं थोड़ा सिनॉप्सिस दूंगा, मैं थोड़ा से फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूले पे हम लोग बहुत 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 ज्यादा टाइम नहीं डाल सकते। फॉर्मूले सीखेंगे लेकिन वो फॉर्मूले आए कैसे, डिराइव कैसे हुए, ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो आपको वन शॉट देखना पड़ेंगे। डायरेक्टली आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं फॉर्मूले से ही चीजें कर लूं तो मैक्सिमम सीईटी के क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो हो जाएंगे सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, बट एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वन शॉट देखना चाहिए, वो वाला जो मैंने बनाया हुआ है थियरी वाला। ठीक है, चलिए एनीवे, तो हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। जी हाँ, जो चैनल का नाम है वही नाम की एक एप्लीकेशन है कि जो कि गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर कुछ पेड बैचेस भी रहते हैं, उसके ऊपर कुछ फ्री स्टफ भी रहता है, फ्री मटेरियल्स भी रहते हैं। तो फ्री वाली जो जो चीज़ अपलोड होगी वो आपको मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो पढ़ाई की जो ये वाली एप्लीकेशन है प्लीज डाउनलोड करके रख लीजिए। ये जो हमारा चैनल है, जब भी आप इस पे आते हैं प्रोफेसर ऑफ साइंस पे, तो सबसे पहले आप लोग कम्युनिटी में जाया कीजिए। कम्युनिटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिसेज नजर आएंगे कि भाई अगला क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे नोटिस आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड का एक कंप्लीट पूरा मैराथन जो है लिया था, काफी बड़ा लंबा चौड़ा मैराथन था, तो वो मैराथन हम लोग ने कंप्लीट किया। ठीक है, वैसे ही अपने ऐप के ऊपर मैं क्या फ्री अपलोड कर रहा हूँ वो सारे भी न्यूज इसके अंदर मैं डालता रहता हूँ, तो ये कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी में देख लिया करिए। अच्छा, उसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट का टैब है सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। तो प्लेलिस्ट के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक खजाना मिल जाएगा। तो अपना जो ब्रह्मास्त्र सीईटी बैच चल रहा है वो तो उसकी प्लेलिस्ट तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज समझते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप लोग, तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो करवाई जाती हैं 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स की, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी की सारी मैंने कॉलेज में जाकर कॉलेज में ही रिकॉर्डिंग करके पूरी बनाई हुई है। तो प्लीज इसको देख लीजिए, बहुत काम आएगा। वैसे कॉलेज के जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, करके दिखाए हुए हैं। एक एक चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कैसे कैसे करके एक एक तार जोड़ना है, क्या करना है एग्जैक्टली प्रैक्टिकल के अंदर। उसके अलावा जो बच्चे लोग एमएसटी सीईटी की या कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं इन इंडिया एनीवेयर, एकदम बेसिक तो फिजिक्स सभी का सेम है ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, अरे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, बेसिक फिजिक्स तो सेम है ना। तो अगर आपको बेसिक फिजिक्स बहुत ही कम टाइम में क्लियर करना है, 5-6 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स खत्म करना है, तो भैया 11वीं का पूरा फिजिक्स यहाँ है और 12वीं का पूरा फिजिक्स यहाँ है। तो 11वीं 12वीं की जो दो प्लेलिस्ट है प्लीज इसको देख लीजिए। आपका बेसिक फिजिक्स जो है कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी से बोलता हूं। और ये प्लेलिस्ट अगर आपको पसंद आएगी तो ही आप लोग मेरा चैनल दूसरों को शेयर करना, वरना मत शेयर करना। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने सच में अच्छे लेक्चर्स बनाए हैं, तो ही आप लोग दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों को बताना इन प्लेलिस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए एनीवे, तो जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा, ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ज्यादा व्यूअर्स होंगे, मेन व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे हमारे वीडियोस को उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए फ्री बैच एक से एक लाता रहूंगा, बड़े बड़े डिटेल बैच लाता रहूंगा। ओके फाइन, तो चलिए अब हम लोग जो है ज्यादा टाइम इस पे न बिताते हुए आ जाते हैं अपने मेन सेशन पर। तो यहां पर है हमारे पास हमारा नोट, जिसमें थोड़ा सा एसी ऑन कर दूं, गर्मी बढ़ गई हल्की हल्की सी, समझ में आ रहा है अप्रैल में इतनी गर्मी तो मई जून में क्या होगा। और मुंबई जहां इतनी गर्मी कभी पड़ती नहीं थी, अब मुंबई में भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है। ओके, एनीवे फाइन, तो सभी लोग ध्यान दीजिए भाई। आप लोगों को
जो लाइव सेशंस में लेता हूं वो अटेंड जरूर करना चाहिए, बिकॉज लाइव सेशंस में मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। तो मैं लाइव सेशन जब भी लिया करूं तो प्लीज आप लोग वो लाइव सेशन अटेंड किया कीजिए। मैराथन मैंने लाइव लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैराथन मैंने लाइव लिया हुआ है। ओके, एक सेकंड में जस्ट चेक कर लूं स्लाइड्स आर प्रॉपर इन ऑर्डर और नॉट। हाँ, स्लाइड्स तो ठीक ही लग रही हैं। ओके फाइन। तो चलिए, तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चा? तो हम लोग 12वीं का जो एमएसटी सीईटी वाला है, 12th एमएसटी सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, एमएसटी सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर कौन सा देख रहे हैं बेटा? 12th का कौन सा चैप्टर है? लेसन नंबर 15 है, एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चा, तो ये वाला चैप्टर देख रहे हैं। चलिए आइए इसके ना पहले फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन ले लिया है जो आज तक सीईटी में ना आया हो। सीईटी में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और आप मेरी बात मान लीजिए, बहुत इजी लेवल के, बाकी सारे एंट्रेंस के हिसाब से महाराष्ट्र बोर्ड की जो सीईटी है ये बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो पहला हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियर में। तो याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम L ये होता है NH/2π। सो ये जो चीज है L, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और N क्या है बच्चा? N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये सारी चीजें होती क्या हैं ये आपको समझना है बेटा, तो आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले के हर चीज का एक्सप्लेन करने लगूंगा तो 3 घंटा तो सिर्फ एक्सप्लेन करने, फॉर्मूला एक्सप्लेन करने में निकल जाएगा। H जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है बच्चा? इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये आप लोगों ने 11वीं में केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से क्लियरली एक बात नजर आ रही है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो ठीक है, ये तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। सो ये तो एक हो गया। दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हालांकि डी ब्रॉगली जो लिखा जाता है ऐसा पढ़ा नहीं जाता इसको। सो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, उसने एक फॉर्मूला दिया था, वो देख लेते हैं क्या है। ये डी ब्रॉगली नहीं आएगा, इट्स डी ब्रॉय, इसका नाम है डी ब्रॉय। बट एनीवे सब लोग डी ब्रॉगली बोलते हैं, तो ठीक है। तो डी ब्रॉय, तो बेसिकली डी ब्रॉय ने दिया था लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P या H/mv या H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं, या फिर H/√2m इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि Q इंटू V, Q चार्ज है, V वोल्टेज है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिखने के। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का फॉर्मूला लिखने के। तो ये डी ब्रॉगली का है। अच्छा, आइंस्टाइन का ये जो फॉर्मूला है वो भी कभी कभार काम आ जाता है। तो आइंस्टाइंस फॉर्मूला मास एनर्जी रिलेशन, सो आइंस्टाइंस फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, E इक्वल्स टू mc²। तो ये भी बहुत काम आता है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है बाय द वे, E इक्वल्स टू mc²। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले हो गए, आगे के फॉर्मूले देखते हैं। सो आगे के कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट n में से लोअर ऑर्बिट p में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है h इंटू न्यू। ठीक है, अरे भैया अपने पास एक एटम है तो उसमें बीच में न्यूक्लियस रहता है, बाहर क्या रहता है, ऑर्बिट्स रहते हैं। तो मान लो कि कोई ऑर्बिट है n, अंदर ऑर्बिट है p, तो n से p में जंप मारोगे तो एनर्जी निकलती है फोटोन के रूप में, एक लाइट के रूप में एनर्जी बाहर आती है। अबे जब इलेक्ट्रॉन वहां से n से p में जंप मारेगा तो एनर्जी लूज करेगा ना कुछ, तो जो एनर्जी है वो लाइट के रूप में बाहर आती है, और लाइट की जो एनर्जी होती है h न्यू। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये भी हमको समझ में आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी, ध्यान से देखिए। तो ये कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, अरे भैया अगर मेरे पास एक एटम है, उसका कोई तो एक ऑर्बिट है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये जो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट है, अरे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, 10th ऑर्बिट कोई भी हो, तो हम कह रहे हैं nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जो होता है उसका फॉर्मूला है n²h² πme² z। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है n²h² πme² z।
ओके, तो ये आ गया, यानी कि आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये याद रखेंगे। सिक्स जो चीज़ है वो याद रखेंगे, वेलोसिटी वाला, तो इट इज जेड ई स्क्वायर बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि भैया जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में तो कोई स्पीड से घूम रहा होगा, तो वो जो स्पीड है उसे हम कहेंगे वी एन। ठीक है बच्चा। अच्छा, अगला और भी क्वेश्चन देख लेते, मतलब सॉरी क्वेश्चन बोले आ रहा हूँ मैं यार, अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। वो ये है कि एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट वो कितना होता है, तो वो होता है माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये जो रहता है तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको रट्टा मार लेना है। देखो मैं आपको एक बता दूं बात, कि अगर आप JEE नीट देने वाले हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जो हार्ड वाला फॉर्मूला है वो भी याद करना है। बट अगर आप सिर्फ CET देने वाले हो तो ये सब की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आपको खाली ये सारी चीजें याद रखनी है, खाली ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, क्योंकि यहाँ पे एन और जेड ही काम की चीजें। वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो वी एन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ई एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। बस, तो बस यही चीजें काम आने वाली, इन्हीं को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले देख लेते हैं। सो एक है जिसे हम कहते हैं बोर्स रिलेशन या बाल्मर्स फॉर्मूला, दोनों भी कहते हैं, बोर्स रिलेशन या बाल्मर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, बाल्मर्स फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए बाल्मर्स फॉर्मूला या बोर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये जो बाल्मर्स फॉर्मूला है, बोर्स रिलेशन है, इसका भैया है क्या एग्जैक्टली, इसका जो ये है फॉर्मूला क्या है, तो इट इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो इस तरीके से है। तो जब भी कोई बंदा एटम में किसी एन ऑर्बिट से पी ऑर्बिट में जंप करता है तो बाहर जो फोटोन निकलता है, एनर्जी निकलती है, उसकी जो वेवलेंथ है, जो लाइट निकलती है ना एच न्यू एनर्जी की, एच न्यू को अपन लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो उसका जो लैम्डा होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, वो वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है, जहाँ पे एन आउटर ऑर्बिट का यहाँ पे नंबर डाल देने का, मतलब मान लो चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आया तो यहाँ पे 4 डाल देंगे, अंदर का ऑर्बिट 2 हो गया, और जेड उसका एटॉमिक नंबर, जो भी ये एटम रहेगा, जैसे कि मान लो ये हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, लिथियम है 3 हो जाएगा, समझिए, तो वहां पे वो डाल देंगे। सो ये फॉर्मूला इसका बोर्स रिलेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो एटम्स के बारे में काफी कुछ हो गया, अब न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। सो न्यूक्लियस का जो है वो फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है R0 a⁻⁴। ठीक है, जहाँ पे a उसका एटॉमिक मास नंबर है। अरे न्यूक्लियस लेंगे तो भैया कुछ एटॉमिक मास नंबर रहेगा ना, एटॉमिक मास नंबर इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया, जहाँ पे R0 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻15। वैसे इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, R प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, R प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, बस खाली ये याद रखना है। एक ये चीज होगी, हाँ क्या ना बच्चा, एक ये याद रखना। वॉल्यूम का आ जाएगा सिमिलरली V इक्वल्स टू V0a। ठीक है, ये वॉल्यूम का हो गया, सो ये याद रख लेना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा mc²। ठीक है, डेल्टा mc², इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MX इंटू C²। और इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MX इंटू 931.5। डायरेक्टली आंसर MEV में आ जाता है। ये जो आंसर है ये जूल में आने वाला है। ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है ये। ठीक है, लेकिन ये वाला एकदम बचकाना और इजी कैलकुलेशन है। दिस इज वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन, MEV वाला। ये कैलकुलेशन आप लोग देखेंगे जब मैं करके दिखाऊंगा तो बहुत ही बचकाना कैलकुलेशन है, इट इज डैम इजी। अगले वाले पे आ जाते हैं। सो अगला जो फॉर्मूला है वो ये है कि n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻t, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है। एक ये हो गया, एक ये भी होता है कि n इक्वल्स टू n0/2⁻n, where n is what, small n is what, number of half lives
लाइव्स। N0 क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। N0 क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दिस टाइम, ठीक है, नाउ, न्यूक्लियस प्रेजेंट नाउ। ओके, फिर उसके बाद में आपके पास ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। सो टी हाफ लाइफ मतलब टी 0.5 इज नोन एज 0.693 बाई लैम्डा, एंड टाउ मीन लाइफ इज 1 बाय लैम्डा। सो ये हाफ लाइफ है, ये मीन लाइफ है, याद रखेंगे। सो दिस इज हाफ लाइफ। बेटा हम लोग सिनॉप्सिस ले रहे हैं तो सिनॉप्सिस फास्ट ही रहेगा, ठीक है, हाफ लाइफ, और ये है मीन लाइफ, मीन यानी कि एवरेज, सो मीन लाइफ, ठीक है। ये सारी चीजें सब लोग याद रखिएगा प्लीज। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम चीजें आई थिंक मैंने कवर कर ली है। अगर हल्का बोला वो बच गया होगा, छोटा मोटा, वैसे तो बचा नहीं है, बट अगर बच गया होगा तो विल सी दैट लेटर ऑन, डोंट वरी। एक और भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। सो dN/dt, जिसको रिएक्शन रेट या एक्टिविटी भी बोलते हैं, इट इज माइनस लैम्डा एन के बराबर, या फिर सिंपली लैम्डा एन लो, माइनस इतना कुछ खास अपने काम आएगा नहीं। सो लैम्डा एन वैल्यू चाहिए खाली, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यूज पर। तो पीवाईक्यूज है, ये सब पहले आ चुके हैं। क्या बोला है देखो ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच वन इज करेक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऊंचे ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में कूद रहा है, ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में कूद रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ये बात याद रखना। अरे भाई सुनो, न्यूक्लियस के जितना नजदीक घूमोगे ना उतना फास्ट घूमोगे, जितना दूर जाओगे उतना स्लो घूमोगे, क्योंकि अंदर की तरफ है ना फोर्स ज्यादा है, तो बंदा बहुत फास्ट घूमता है अपने आप को गिरने से बचाने के लिए। तो अगर मैं बाहर से अंदर कूद रहा हूँ, एन से पी में कूद रहा हूँ, तो मेरी स्पीड बढ़ रही, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला ऑप्शन रखो, ठीक है। जिसमें काइनेटिक एनर्जी घट रहा है ना उसको तो पहले उड़ा दो, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है उसको उड़ा दो। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी डिक्रीजेस बट पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये उड़ा दो। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल डिक्रीज। अरे आंसर आ गया, सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे गॉट द पॉइंट और नॉट? काइनेटिक डिक्रीज हो ही नहीं रहे बाबा, काइनेटिक इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना। ओके फाइन, चलो तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट वाज डैम इजी यार। आगे आ जाते हैं अगले वाले सवाल पे। इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ द लाइंस ऑब्टेन्ड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ये तो एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो सुनो, मान लो कि अपना एटम है, इसका न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऑर्बिट्स बने हुए। क्या बने हुए बेटा? ऑर्बिट्स बने हुए। तो मैं ऑर्बिट्स बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ठीक है, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे ऑर्बिट्स हैं, ओके, ऐसे काफी सारे ऑर्बिट्स हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मान लो कि कोई बंदा जंप मारता है, मान लो कोई बंदा जंप मारता है यहां से अंदर की तरफ। तो ये जो अंदर की तरफ जंप मारा ना, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मारा, कहां से मारा वो इंपॉर्टेंट नहीं, किधर मारा वो इंपॉर्टेंट है। तो जंप मारा कहां पे? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो उसे हम कहते हैं लाइमन, लाइमन, ठीक है, ध्यान से सुनना। सेकेंड ऑर्बिट में जंप मारेगा तो उसे कहते हैं बाल्मर। सो फर्स्ट ऑर्बिट में लाइमन, सेकेंड ऑर्बिट में बाल्मर, थर्ड ऑर्बिट में पैस्चन, फोर्थ ऑर्बिट में ब्रैकेट एंड फिफ्थ ऑर्बिट में पी फंड। तो मैं सबके नाम खाली लिख दे रहा हूं, आइंदा से याद रख लेना हमेशा हमेशा के लिए। सो ये वाला है आपका लाइमन, ये वाला है आपका बाल्मर। अरे पहले माले पे कूदा, मान लो 6 माले की बिल्डिंग है, पहले माले पे कूदा तो लाइमन, दूसरे माले पे कूदा तो बाल्मर, तीसरे माले पे कूदा तो पैस्चन, चौथे माले पे कूदा तो इट इज व्हाट? ब्रैकेट, एंड पांचवें कूदा तो पी फंड, ठीक है बच्चा। सो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर रही हैं। ओके फाइन, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इन लोग बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सी वाली जो लाइट है, मतलब जो लाइट निकलेगी कौन सी वाली, वो अल्ट्रावायलेट में है। तो याद रखना, सबसे अल्ट्रावायलेट बोले तो बहुत पावरफुल लाइट होती है। विजिबल लाइट जो अपन देखते हैं ना, येलो, ब्लू, रेड, वायलेट, सबसे तगड़ी लाइट होती है अल्ट्रावायलेट। तो वो तब निकलेगी जब एकदम खतरनाक ट्रांजिशन होगा, जब ज्यादा दूर से कूदोगे। तो आपको एकदम अंदर की तरफ कूदना है, तो अंदर की तरफ कूदने वाली लाइट है लाइमन, तो लाइमन इज द आंसर।
तो लोग पूछ रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट कौन सा वाला है, तो अल्ट्रा वायलेट होगा लाइमन, क्योंकि सबसे तगड़ा यही है, क्योंकि सबसे दूरी से सबसे अंदर इसमें कूद रहे हैं हम लोग। सबसे दूरी से भी छोड़ दो, सबसे अंदर कूदोगे ना, बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक कूदोगे ना, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो लाइमन। सो अल्ट्रा वायलेट का लाइमन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि इन हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth आउटर ऑर्बिट टू द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अच्छा, बाहर से अपन अंदर आ रहे हैं तो फोटोन निकला लैम्डा वेवलेंथ का, तो इसमें n क्या है, तो बाहर n से अपन फर्स्ट ऑर्बिट में आए, ठीक है। एक सेकंड, बाल्मर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर। अच्छा, हाइड्रोजन की बात किया तो हाइड्रोजन का z कितना 1 है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर z 1 है ना, फिर 1/p² माइनस 1/n² रहता है, बराबर, p² माइनस 1/n²। ओके, सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देंगे प्लीज प्लीज प्लीज, ध्यान दीजिए जल्दी। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर है हमारे पास 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे है r, z हट गया, z 1 है। यहाँ पे आ जाएगा 1/p², मतलब अंदर अंदर आ रहे हैं ना, अंदर अंदर कौन सा ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर किधर गया रे बाबा, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट। तो अंदर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर है n ऑर्बिट ही बोले, अब n² आ गया। सो 1 बाय लैम्डा इज r 1 माइनस 1/n²। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r, यहाँ पे आ जाएगा n² माइनस 1/n आ जाएगा, बराबर है। अरे हाँ के ना रे बच्चा, एक सेकंड, इसको लाइफ को टफ मत करो, अपने को n ही तो निकालना है। उन लोगों को n कितना है, तो अपन को लाइफ को टफ नहीं करना है। अबे अपने को लाइफ को टफ नहीं करना है, बहुत हार्ड हो जाएगा अगर अपन ना ऐसा करके एलसीएम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को n निकालना है, और यहाँ कहीं मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे n कहीं है नहीं, तो n लेफ्ट में रहेगा, तो n को एक बाजू करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लैम्डा और r मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बाय लैम्डा r हो गया। अबे r को नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1/n²। अब यहाँ पे 1/n² को लेफ्ट में लेके आओ, सो 1/n² जब लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा, 1/n² लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा r। समझ में आया, सो 1 माइनस 1 बाय लैम्डा r। अरे हाँ के ना, कर लगे ना रे बाबा, तो समझ में आ रहा है, इट इज डैम इजी। सो 1/n² हो जाएगा आपका, अब इसका एलसीएम ले लो, सो लैम्डा r माइनस 1/लैम्डा r। अब इसको उल्टा कर दो, तो n² इक्वल्स टू लैम्डा r/लैम्डा r माइनस 1। सो इसका रूट ले लो, तो n इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा r/लैम्डा r माइनस 1, दैट्स इट। सो लैम्डा r/लैम्डा r माइनस 1 किधर गया, लैम्डा r/लैम्डा r माइनस 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। गॉट इट। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं, डोंट वरी, सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर सको। ओके, इस वाले में क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन m एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज व्हाट। एक सेकंड, मैग्नेटिक मोमेंट बोला है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ रिश्ता पूछा है। अब m का फॉर्मूला है E/2mL। ये फॉर्मूला हम लोग ने भले पहले लिखा नहीं था, लेकिन ये फॉर्मूला इस चैप्टर का है भी नहीं। ये फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म दोनों में ये काम आता है, तो वहां का फॉर्मूला ये। तो ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रिश्ता होगा n के साथ। अरे तो भाई L का रिश्ता क्या था, L प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा, L प्रोपोर्शनल टू क्या था रे, L वाज प्रोपोर्शनल टू n। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो m प्रोपोर्शनल टू भी n आ जाएगा ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट। अरे L प्रोपोर्शनल टू n है तो m भी प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा ना, बिकॉज़ ये सब कुछ कांस्टेंट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट। गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डिटेल सॉल्यूशन लिखा है, बट जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया वो एकदम ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, चुटकी में सॉल्व हो रही थी चीजें, चुटकी में सॉल्व हो रही। अरे अपना तो क्या है ना भाई, तुम लोग है ना ध्यान से प्यार से देखते नहीं हो लेक्चर्स, व्यूज आते नहीं, 20 व्यूज 10 व्यूज ऐसे व्यूज आ रहे हैं। इतना इतना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, 3-3 घंटे का मैंने लेक्चर लिया स्टार्टिंग में, 2 घंटे का 3 घंटे का, 2 व्यूज 5 व्यूज ऐसे आ रहे हैं। तो अभी मैं खुद डिमोटिवेट हो गया, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, लेकिन बच्चों से वादा किया कि कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा और एंड तक पढ़ाऊंगा, खत्म करके रहूंगा सिलेबस। तो इसलिए मैं ला रहा हूँ एक से एक चीजें, सब आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। लेकिन यहीं पे मान लो कि जैसे ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे आए होते हैं और सब लोग डाउट्स पूछते हैं मुझे लाइव लेक्चर्स में, अरे मजा आ जाता है। फिर तो मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक, इतनी इतनी ट्रिक बताता कि आप लोग भी एकदम भेजा आपका ऐसा फट जाता, बोलते अरे बाप रे बाप इतनी सारी ट्रिक, क्या जबरदस्त चीजें, बहुत चुटकी में सॉल्व हो जाती चीजें, चुटकी में। बट एनीवे फ्यूचर में डोंट वरी, जो मतलब 2025 के लिए मैंने बैच जो अपने एप्लीकेशन पे डाल रखा है वो 2024 वाले भी यूज कर सकते हैं, और जो अगले साल ड्रॉप लेके सीईटी देने वाले हैं और जो अगले साल सीईटी देने वाले 2025 वाले, वो लोग भी उसको ले सकते हैं। उसमें मैं बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स डालूंगा, ठीक है।
बहुत ही डिटेल्ड। अरे यूट्यूब पे है ना, बच्चे लोग को चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो आप बच्चे लोग क्या है उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, है ना। आप लोग बोलते हैं अरे क्या है, हाँ ठीक है बहुत फ्री है, तो यहाँ भी है वहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ जब आप लोग एक बार पे कर देते हो ना पैसा, अरे भले वो 100 रुपये पे करो 300 रुपये पे करो, लेकिन फिर वहाँ पे आपको वैल्यूज की नजर आती है और वहाँ पे बच्चे सीरियसली पूरा लेक्चर देखते हैं। ओके एनीवे चलिए, बट मैं ये कहूँगा, देखो मैं प्रमोट नहीं करूँगा ऐप को अपनी, मैं बोलूँगा कि लेना है तो ले सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़िए, यूट्यूब पे फ्री में है ना, पढ़िए आराम से, यहीं से पढ़िए, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए दिल से पढ़िए यार। और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है आपको थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऑडियंस बढ़ सके। ऑडियंस बढ़ेगी तो मज़ा आएगा यार, डिस्कशन में भी मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या बोला गया यहाँ पे ये बोला गया है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इन द हाइड्रोजन एटम इज व्हाट। सो सुनो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक सेकेंड, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। फिर ये कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये कहलाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए, ईमानदारी से अगर देखा जाए, ईमानदारी से, तो यहाँ पर ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू 3 है। लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो लोग बोल रहे हैं कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। सो एक सेकेंड, सो एरिया ऑफ कौन सा, रेशियो ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एरिया ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब A3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब A2। क्यों, क्योंकि n, अरे बाबा N2 और N3 है ना, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो A3 A2, तो ये इन लोग पूछे रेशियो कितना है। अब सुनो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट आर जो है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। अरे आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर सर कहाँ से गया अचानक में, बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, किधर गया अपना, ये देखो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, दिख रहा है बच्चा, हाँ क्या ना। सो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सो कहने का मतलब ये है कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जब आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि भैया ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, सो ए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n पावर 4 हो जाएगा। अब ए आर स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर खुद n स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल ऐसा मिलके आपका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। सो ए प्रोपोर्शनल टू n⁴ हो जाएगा। सो जाहिर सी बात है कि A3 अपॉन A2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 और ये हो जाएगा 2 का पावर 4। अरे क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो उसका पावर 4 लेना है ना। अभी जब डिवाइड करोगे भाई A3/A2, अरे A क्या है, प्रोपोर्शनल टू n पावर 4 है ना बच्चा। जब A3 लेंगे तो n की वैल्यू 3 है और A2 लेंगे तो n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आपका आ जाने वाला है 3 का पावर 4 करोगे तो 3 × 3 × 3 × 3, अभी होता है 9 9 ज़ा, मतलब सॉरी ये हो गया 9, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो 81 हो गया। और ये आ जाएगा 2 2 2 2, ये हो जाएगा 16। सो 81/16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, दैट्स इट, इट वाज सो डैम इजी, कर लो सगळे ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 81:16। चलिए यहाँ जाते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जब आप जंप करके आओगे ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पर कहीं पे ग्राउंड स्टेट भी है छोटू सा, ठीक है, और बीच में अपना प्यारा सा न्यूक्लियस जैसा बैठा था वैसे बैठा हुआ है। सो आप लोग आ रहे हो थर्ड एक्साइटेड, एक सेकंड, जब भी ऐसा बोला ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो समझ जाने का n=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3, तो जब ये बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n=4 हो जाएगा। सो n=4 से आप जंप मार रहे हो, p की वैल्यू कितनी, अंदर वाले की वैल्यू कितनी, अंदर वाले को अपन n नहीं बोलते, बोलना को बोल सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर वाले को अपन p बोलते हैं, तो p की वैल्यू 1 है, तो बाहर जो वैल्यू है 4 है, अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, समझिए अच्छा। अरे हाँ क्या ना, तो बाहर से अपन अंदर जंप मार रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में जंप मार रहे हैं, अरे थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मार रहे हैं। बोल रहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बिकम व्हाट। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोर्थ वाले में कितनी है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट वाले में कितनी है, ये जानने की हमें आवश्यकता है। अब कैसे जानेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो लैम्डा होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है, हाँ क्या ना बच्चा। सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये बात तो हमारे समझ में आ चुकी है, ठीक है।
अब काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, ये सब के सब एन स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? एन स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, ये बात याद रखना। तो एन स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया, लेकिन अब रूट भी है तो ये हो जाएगा एन। सो अब यहाँ पे मैं जब लिखूंगा लैम्डा 4 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो नीचे जो है एन इक्वल्स टू 4 आएगा और ऊपर एन इक्वल्स टू 1 आएगा, तो 1/4। सो लैम्डा 4 इज लैम्डा 4 बाय लैम्डा 1 इज 1/4, यानी कि लैम्डा 4 इज 1/4 ऑफ द लैम्डा 1। समझ गए? अरे हाँ क्या ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड बिकम्स, ठीक है, करेक्ट है ना? सो लैम्डा 4 इज 1/4 लैम्डा 1, राइट? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट द पॉइंट और नॉट? इट वॉज सो डैम इजी। सो 1/4 इज द राइट आंसर। अरे कर कि नहीं रे बाबा? सो 1/4 बहुत ही बचकाना था। यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन। एक सेकेंड, अल्ट्रावायलेट पूछा तो लाइमन है, अल्ट्रावायलेट से थोड़ा कमजोर कौन सा होता है? विजिबल। तो विजिबल का कौन सा है? लाइमन के बाद वाला, इट इज बाल्मर। ऑप्शन बी। अरे बाबा तुमको बोला ना मैंने सबसे पावरफुल कौन सा है, वो अल्ट्रावायलेट रहेगा, तो वो लाइमन हो गया। फिर उससे कमजोर कौन है? विजिबल वाला है, मतलब बाल्मर वाला है। लाइमन से कमजोर है बाल्मर, बाल्मर से कमजोर है पैशन, पैशन से कमजोर है ब्रैकेट, ब्रैकेट से कमजोर है पी फंड। तो लाइमन अगर अल्ट्रावायलेट है तो उसके बाद वाला यानी कि थोड़ा कमजोर कौन सा होगा? विजिबल होगा। विजिबल मतलब वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब, ठीक है, तो बाल्मर है वो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में अगर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का अगर प्रोडक्ट लिया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ उसका क्या रिश्ता होगा? एक सेकेंड, L was NH/2 pi, P was mass into velocity। तो यहां पर तो n आ रहा है, वेलोसिटी क्या कर, इसको तो कांस्टेंट मान लो, ये भी कांस्टेंट है। v जो है वेलोसिटी वो है 1/n, सो n कैंसल, आंसर है n⁻0। अरे अब बच ही नहीं रहा है कुछ भी, n⁻0। सो बेसिकली अरे v का 1/n कहां से है? सर आप बताइए तो प्लीज, v का n कहां से आया? v का 1/n कहां से है? बच्चा बता रहा हूं, शुरू में बता चुका हूं। सो v का 1/n कहां से है? आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी। इधर ही, अरे देखो, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। हाँ क्या ना? अरे तो सीटी में क्या सोपे सोपे क्वेश्चन आते हैं, इट्स डैम इजी यार, इजी इजी क्वेश्चंस, खूब खूब सरल, खूब सोपा, डैम इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको फॉर्मूले रटे हुए होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। और उसके आगे आ जाते हैं हम लोग, इधर यार बाबा, ओके। तो n इक्वल्स टू, सॉरी n⁻0, दैट इज आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इन लोग बोल रहे हैं कि 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना परसेंटेज रेडियोएक्टिव मटेरियल बचेगा? तो अपने पास फॉर्मूला था n इक्वल्स टू n0 2n, जहां पे n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ और यहां पे बोला 5 हाफ लाइफ, तो n0/2⁵, तो n0 बाई ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 2⁵ का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो मतलब ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अबे हाँ क्या ना? अरे 32 होगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा ना 32। सो n जो बन रहा है, तो सुनो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रुको। और परसेंटेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। तो देखो हो कितना आ रहा है मालूम है? जो n बच रहा है ना ओरिजिनल का, जो n बच रहा है, इट इज ओनली व्हाट 1/32। अब इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा, इतना ही बचने वाला है। सो n/n0 1/32 आ रहा है। अरे n/n0 1/32 आ रहा है, 1/32 अगर निकालने जाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक व्हाट 0.031 समथिंग आएगा। कैसे? अरे अकल के पुतलो, क्या करो मालूम है तुम लोग? अगर ये सब नहीं आता है ना करने मैथ्स में, तो ऊपर पहले 100 कर लो, 100। तो ऊपर 100 बोलोगे तो नीचे 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे 32 रहने दो। अब डिवाइड करके देखो ना, अबे ये क्या है? 32 बोले तो 3 है ना, 3, तो 10 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। और फिर उस चीज़ को 100 से भी डिवाइड करना है तो 0.0 समथिंग आएगा ना, 0.03 समथिंग आएगा ना, 0.03 समथिंग। तो कहने का मतलब ये कि जब मैंने एक्चुअल किया तो बेसिक, अरे ये मुझे पता है रे बाबा, कुछ मुझे वैल्यूज डायरेक्टली मुंह पे याद है, प्रैक्टिस करके हो जाता है ऑटोमेटिकली याद। तो 0.03125 ऐसा करके कुछ आता है, ठीक है। ये आ गया फ्रैक्शन, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इट बिकम्स 3.125%। सो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? 3%, अबाउट 3%, मतलब लगभग 3%। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में भी। सो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल्ड और सेशंस लेके आऊँ, 50 से 60 न्यूमेरिकल्स एक सेशन में सॉल्व करूँ, 50 से 60 MCQs, तो प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे बताओ। जब 100-150 कमेंट्स हो जाएंगी कि यस सर हमको ऐसा चलो एक टारगेट रख लेते हैं 150 कमेंट्स, तो 150 कमेंट्स में अगर कहा जाएगा कि यस सर हमको ऐसा सेशन चाहिए, डिटेल्ड सेशन चाहिए, 4 से 5 घंटा 6 घंटे का एक चैप्टर का सेशन चाहिए, CET का डिटेल में पढ़ना है, तो फिर मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगा। वैसे ही अगर 500 कमेंट्स हो जाएंगी कि सर पूरा नीट का फ्री बैच हमको चाहिए, फिजिक्स का नीट का फ्री बैच, तो पूरे साल भर आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा 500 कमेंट्स। 800 कमेंट्स हो जाएंगी तो JEE का भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा पूरे साल भर। ठीक है, ओके फाइन, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।